आसनसोल से इन्होंने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पर इनको कोई एंटरटेन नहीं करने वाला था। बिहार में चूंकि इनकी एक कलाकार की छवि है, बतौर कलाकार एक इज्जत है, एक सम्मान है, मोदी जी के विकसित भारत के का जो विज़न है उसके मुद्दे पर हो रहा है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही ये मान रहा है कि उसकी पॉलिटिकल समझ जीरो है, वो सिंगर है, वो सिंगिंग ही उसका पैशन है और वो जो कर सकता है सिंगिंग में ही कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति फैक्टर कहीं से भी नहीं हो सकता है। कारण जो भीड़ दिखती है लोगों के पीछे, चूँकि वो एक जाने माने कलाकार हैं भोजपुरी के, और एज ए कलाकार उनकी काफ़ी इज्जत है लोगों के बीच में, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो भीड़ और वोटर दोनों दो चीज़ें होती है। तो पवन सिंह, क्या लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़के फिर से बीजेपी में शामिल होंगे या फिर ये नुकसान जो है आपको झेलना पड़ेगा? 2024 का जो चुनाव चल रहा है ये कम्प्लीटली विकसित भारत को डेडिकेटेड है और सिर्फ विकास के नाम पर वोट हो रहा है। हम लोग ज़मीन पे भी जा रहे हैं तो लोग यही कर रहे हैं कि हमको शौचालय मिल गया, हमको पक्का मकान मिल गया, हमारे घर पे बिजली आ रही है, और इस वक्त वो कोई फैक्टर नहीं है। बहुत से बहुत वो महागठबंधन की कुछ हज़ार वोट काट सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान आपकी पार्टी पे कटाक्ष करते हुए ये कहा कि कब तक सिर्फ एक इंसान के नाम पर वोट लेते रहेगा, आखिर विकास तो करना होगा। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर ये बात कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से। अब सवाल ये उठता है कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, राजा राम सिंह को या उपेंद्र कुशवाहा को? बीजेपी से पहले पवन सिंह रह चुके हैं, उनको आसनसोल से टिकट भी मिला था, पर निजी कारणों के कारण उन्होंने वहां से टिकट लौटा दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी हैं। क्या लगता है पवन सिंह वहां से किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे? देखिए, नुकसान पहुंचाने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि पवन सिंह जी आज की डेट में कोई फैक्टर नहीं है। दो कारणें हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भीड़ दिखती है लोगों के पीछे, चूँकि वो एक जाने माने कलाकार हैं भोजपुरी के, और एज ए कलाकार उनकी काफ़ी इज्जत है लोगों के बीच में, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो भीड़ और वोटर दोनों दो चीज़ें होती है। तो वो भीड़ कहीं से भी वोटर्स में कन्वर्ट होने नहीं जा रही है। इसका कारण है, पहला कारण आसनसोल वाला जो वाकया है वो है कि जिस प्रकार से 2 मार्च को सूची आई थी जिसमें उनकी घोषणा हुई थी एज अ प्रत्याशी आसनसोल से, लेकिन 24 घंटे के भीतर भीतर क्या है कि उन्होंने वहाँ से चुनाव, सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद लगभग 10-11 अप्रैल के आसपास उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आपका विज़न क्या है, आप किस एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अक्सर वो जैसे उनका सिग्नेचर स्टेप है कि वो अपना हाथ को यहाँ पर रख के कहते, देखिए भाई हम सिंगर हैं, हमको नहीं पता है कि पॉलिटिकल समझ बूझ हमको नहीं है, आप हमसे सिंगिंग से रिलेटेड जो सवाल पूछिए। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पर हो रहा है, वो मोदी जी के विकसित भारत के का जो विज़न है उसके मुद्दे पर हो रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही ये मान रहा है कि उसकी पॉलिटिकल समझ जीरो है, वो सिंगर है, वो सिंगिंग ही उसका पैशन है और वो जो कर सकता है सिंगिंग में ही कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति फैक्टर कहीं से भी नहीं हो सकता है काराकाट सीट पे। मैं आपको बीच पे रोकूंगी। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विजन उनका कुछ नहीं है, तो आपने आसनसोल से कैसे टिकट दे दिया? बस वहीं पर आ रहे हैं। आसनसोल से कैसे टिकट उनको मिला, ये जो है ये एक वाकया ऐसा है जो सबको नहीं पता है कि ये प्रक्रिया क्या हुई। 2 मार्च को वो प्रत्याशी घोषित हुए थे, तब तक वो पॉलिटिकल समझबूझ वाले एक व्यक्ति बन के घूम रहे थे, जिनके पास एजेंडा भी था, जिनके पास विज़न भी था, जिनको लोगों के लिए काम भी करना था। लेकिन जब उनको आसनसोल, जो व्यक्ति जिसके पास विज़न है वो किसी भी सीट पे काम कर सकता है, लेकिन आसनसोल से टिकट मिलते ही उनकी समझ सामने आ गई, तो हम लोगों को भी ये समझ आ गया कि अभी इन व्यक्ति को संगठनात्मक रूप से ज़रूर हम लोग जोड़ सकते हैं भाजपा से, ताकि इनको कुछ पॉलिटिकल प्रशिक्षण दिया जा सके, इनको ये समझ आए कि कैसे संगठन चलता है, कैसे पॉलिटिक्स
करते हैं, कैसे विजन एजेंडा उस पर काम होता है, तो ये चीज़ है कि उस समय तक ये बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने बाद में खुद ही साफ कर दिया कि भैया हमारी पॉलिटिकल समझ शून्य है, हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं आता है, एजेंडा विजन भी हमसे मत पूछिए। और फिर ये काराकाट से निर्दलीय चुनाव में उतर गए। क्यों उतर गए? आसनसोल से इन्होंने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पर इनको कोई एंटरटेन नहीं करने वाला था। बिहार में चूंकि इनकी एक कलाकार की छवि है, बतौर कलाकार एक इज्जत है, एक सम्मान है, तो ये सोच रहे थे कि ये जो भीड़ है इसको ये वोटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन फैक्टर वो नहीं होने जा रहा है। 2019 का जो रिजल्ट आया था, आपने देखा कि उसमें कितनी मार्जिन से जो जीत दर्ज हुई थी वो लगभग 3-4 लाख 4 लाख की मार्जिन से दर्ज हुई थी। और इस बार भी पवन सिंह बहुत से बहुत 24,000 जो महागठबंधन के प्रत्याशी जो पिछली बार उन्होंने पाया था उसको काट सकते हैं, उससे ज़्यादा इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाए। आप कहना चाह रही हैं कि वो भीड़ जो है क्योंकि वो एक अभिनेता है, एक गायक है, इसलिए है। तो ये बात तो जो बीजेपी में जितने भी अभिनेता या अभिनेत्री आई हैं सब पर लागू होती है, चाहे कंगना रनौत हो या कोई और हो। बिल्कुल 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 सब पर लागू होती है, लेकिन सब में एक बंदा आप हमको ये दिखा दीजिए। अब जैसे सबसे बड़े एग्जाम्पल चिराग पासवान है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि कोई कलाकार है, ये माइनस पॉइंट बिल्कुल नहीं बता रहे हैं हम। लेकिन वही कलाकार जब पब्लिकली ये कह दे कि हमारे पास विजन ही नहीं है, कंगना रनौत ये नहीं कह रही हैं, कंगना रनौत ये कह रही हैं कि हमारे पास विज़न है, हम काम करेंगे। बाकी जितने भी लोगों को आप नाम ले रही हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास विज़न है, हम काम करेंगे। लेकिन पवन सिंह अपने मुंह से, किसी और का कहा हुआ बात नहीं, अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमको भैया कोई समझ नहीं है। और यही कारण है कि आसनसोल से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अगर पॉलिटिक्स की समझ उनको होती, अगर उनके पास एजेंडा होता, उनके पास विज़न होता, तो उनको ये विश्वास होता कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे और कहीं पे भी काम करने का मौका मिलेगा वहाँ पर बखूबी काम करेंगे। एक बात है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान आपकी पार्टी पे कटाक्ष करते हुए ये कहा कि कब तक सिर्फ एक इंसान के नाम पर वोट लेते रहेगा, आखिर विकास तो करना होगा। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर ये बात कर रहे थे। देखिए ये बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव चल रहा है ये कंप्लीटली विकसित भारत को डेडिकेटेड है और सिर्फ विकास के नाम पर वोट हो रहा है। हम लोग ज़मीन पे भी जा रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि हमको शौचालय मिल गया, हमको पक्का मकान मिल गया, हमारे घर पे बिजली आ रही है, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था सुधर रही है, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल रही है, कहीं ना कहीं जितने सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, एम्स बने, सड़कें बनी, सारी सुविधाएं मूलभूत। देखिए पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस ने ऐसी हालत कर दी थी देश की कि देश मूलभूत सुविधाओं के लिए त्रस्त था। तो मूलभूत सुविधाएं जो कुछ भी पहुंचाया जा सकता था पिछले 10 सालों में वो पहुंचाया गया है और वो ट्रेलर था। विकास तो अब होगा, विकास तो अब ऑनवर्ड्स जाएगा। अभी तक बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने खुलकर पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह अब खुल करके बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। हम खुलकर कह रहे हैं पवन सिंह जी के लिए कि आसनसोल से, अब दुनिया ये जानती है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पवन सिंह दुनिया को ये नहीं बताएंगे कि पूरा वाकया क्या है, हुआ क्या। उनकी पॉलिटिकल समझ बीच में आ गई, इसलिए उनको यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिटिकल समझ बीच में आ गई, नहीं तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। और हम अब खुल के बोल रहे हैं ये पवन सिंह जी के लिए कि आप भाजपा में आइए, संगठनात्मक रूप से जुड़िए, थोड़ा सा आप सीखिए कि संगठन कैसे चलता है। उनकी बातों से लगता है कि वो आएंगे। अब वो आए ना आए, लेकिन हम तो उनके लिए अच्छा ही चाहेंगे ना, हम क्यों किसी के लिए बुरा चाहेंगे। वो एक जाने माने कलाकार हैं, उनको भाजपा में आना चाहिए और कुछ दिन संगठन में काम करना चाहिए, और फिर उनको जब ये लगे कि हमको अब समझ आ रहा है पॉलिटिक्स का, तब उनको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। और इस वक्त वो कोई फैक्टर नहीं है, बहुत से बहुत वो महागठबंधन के कुछ हजार वोट काट सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि नुकसान उपेंद्र कुशवाहा जी को ही होगा। अब देखिए लोग तो सब यही कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं है, एनडीए को कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजद को लोकसभा में सीट आ जाएगा, जो आज तक नहीं वो अब कैसे हो जाएगा। आखिर जो विकास हुआ है वो किसी पंथ आधारित, धर्म आधारित, जाति आधारित या जेंडर आधारित तो हुआ नहीं है। हर जेंडर तक विकास पहुंचा है, हर तबके, ऐसा कोई तबका, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज की डेट में मोदी जी के किसी न किसी योजना का लाभार्थी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आस्था का विषय हम लोगों का है, सबसे बड़ी बात कि 10 साल पहले क्या हालत थी हम लोगों की। अगर हिंदू कह दिया खुद को तो कहा कैसे।
ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मोदी जी ने दिया है आज की युवा को, कि आज का युवा ये सोच रहा है कि हम अपना स्टार्टअप कर लेंगे, हम खुद को जो हैं वो कह सकते हैं, हिम्मत से कह सकते हैं। विश्व के पटल पे भारत का ये गौरव, ये 10 सालों का परिणाम है। अगर हम किसी भी मुद्दे पर बात करें तो ये ज़रूरी है कि भाजपा के कोई भी नेता या नेत्री ये हिंदू जिक्र जरूर करेंगे, हिंदू मुस्लिम आना भी नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात, इससे पहले लोग अपने आप को खुलकर हिंदू नहीं कहते थे। हम बताते हैं आपको, 10 साल पहले आप चलिएगा, दिल्ली की बात बताते हैं, दिल्ली में ऑफेंसिव हो जाते थे लोग। मतलब आप ये जिक्र करो कि हमारी आस्था है, मतलब राम, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं जी बिल्कुल, खुलकर के हिंदू नहीं बिल्कुल कहते थे। बिल्कुल खुलकर अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, सबका नहीं पता, अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। कि जैसे हम लोग दिल्ली से पढ़े हैं, तो आईपी यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि वहाँ का कल्चर बहुत लिबरल कल्चर है, वहाँ पे मतलब कूल और उस तरीके से लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इन सब विषयों का बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं था। और चूंकि देश में तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक जा चुकी थी कि हिंदू को हिंदू कहने में डर लगता था। और ये हम लोगों के साथ साक्षात हुआ है कि हमारे कॉलेज में एक डिबेट में हम बैठे थे, वहाँ पर ये जिक्र करते ही कि राम हमारी आस्था है, सारे के सारे ऑफेंसिव हो गए। लेकिन आज की डेट में जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे वो भी राम को मानने लगे हैं। तो ये हम लोगों को मिला है और इस पर हमको गर्व है, और ये चीज़ हम बार बार कहेंगे कि ये बदलाव आया है, इससे कॉन्फिडेंस आया है कि हम अपने अस्तित्व को कहीं से भी बता सकते हैं कि हम ये हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम खुले मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, उसी प्रकार से अब हिंदू भी कह रहे हैं खुले मुंह से कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम राम के अनुयायी हैं। तो ये बदलाव आया है। जो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, ये हर किसी जो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं दिखता है वोट लेने का तो ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उसको उस पर क्या कहिएगा, कितना सही है? देखिए, दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति किसने की, तुष्टीकरण का फ्लैग बियरर कौन रहा, ये सभी जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का फ्लैग बियरर हमेशा से रहा जब से देश को आज़ादी मिली। अब ये फैक्टर वो वापस भाजपा पे थोपते हैं, जबकि भाजपा का एक योजना बता दीजिए जो हिंदू मुस्लिम के आधार पे चल रहा हो, जो जाति के आधार पर चल रहा हो। ये उल्टा तो यही लोग बात करते हैं। कल बोले ना, परसों बोले लालू जी कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, फिर खुद ही पलट गए कि धर्म के। भाई, संविधान में कहीं ऐसा लिखा है? प्रधानमंत्री भी तो खुलकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या, देखिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और उसका मतलब क्या निकालते हैं ये लोग आपको भी पता है, और उसका क्या कारण है, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है। ये कैसे, क्या, किस बात पर पकड़े मोदी को, ये बताइए। कि एक तो वीक लिंक इनको मिले मोदी जी का, तो इनको कोई वीक लिंक मिलता नहीं और जिंदगी भर इन्होंने तुष्टीकरण की है। तो ये वही इल्ज़ाम हम लोगों पर भी लगा देते हैं, जबकि इनके पास कोई भी तथ्यात्मक सवाल नहीं है कि भाई एक नीति, एक योजना, एक काम आप बताइए हमको। और मुसलमानों की जहाँ तक बात है तो आप बताइए कि आज तक सभी ने साधा, उनको समीकरण में सभी ने साधा, लेकिन किसी ने ट्रिपल तलाक पे बात की आज तक? मोदी जी ने की। क्या वो वरदान नहीं है मुसलमान औरतों के लिए? क्या वो वरदान नहीं? क्या आज तक किसी ने हलाला पे बात की? मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि क्या कोई नेता है जिसमें इतनी शक्ति है कि जो ये बात करे कि हलाला जो है इस धरती पर हो रहा मुसलमान औरतों के साथ सबसे जघन्य अपराध है? क्या कोई कह सकता है? ऐसा नहीं कह सकता। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सर्वधर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, और जो हिंदू है उसको हिंदू कहेंगे, जो मुसलमान है उसको मुसलमान कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ सबके विश्वास में मुस्लिम आते हैं, आपको लगता है? आप बताइए ना, अभी हम आपको बताएं कि हलाला पे बोलेगा कोई? है कोई महागठबंधन में, है कोई कांग्रेस में, है कोई राजद में जो हलाला पे बात कर ले? हम खुले मुंह से बोल रहे हैं, हलाला प्रथा की बात कर रहे हैं। क्या आज तक जिक्र किया किसी ने? नहीं किया। चलिए, हम बात कर रहे थे पवन सिंह पे। क्या लगता है पवन सिंह, क्योंकि लोग कह रहे हैं एक सफल अभिनेता है भोजपुरी के जी, उनको हराना वहां से मुश्किल है? नहीं, वो एक सफल अभिनेता है, बेशक है, बतौर कलाकार उनकी बहुत इज्जत है, लेकिन देखिए चुनाव जो है वो वोट से जीती जाती है, वो फैन फॉलोइंग से जीती नहीं जाती है, वो भीड़ से जीती नहीं जाती है। और आज की डेट में भीड़ जुटाना भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लोगों को चाहिए विकास, क्योंकि कम्प्लीटली विकास के मुद्दे पर वोट हो रहा है। और जो बंदा खुद ही कह रहा है कि विकास के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है, उसको कौन वोट करने जाएगा? लग रहा है कि बिल्कुल मैच्योर नेता की तरह देख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम जहाँ भी काराकाट में जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं।
देखिए, जहाँ भी आप जाइएगा ना, वहाँ पे जो अन्य प्रत्याशी हो यही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग भी और तो भीड़ भी उमड़ रही है हम उनकी लोग भी रैली तो में। ग्राउंड पे जाते हैं। उज्ज्वला सफल रही। सबसे बड़ी जो उपलब्धि 10 साल की आपको हम बता दें मोदी सरकार की, वो डीबीटी आधारित भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था रही। किसान निधि सीधा दिल्ली से जो पहले 1 रुपया चलता था और ज़मीन तक जाते जाते कहीं 75 पैसा और 25 पैसा हो जाता था, वो 1 का 1 रुपया लोगों तक पहुंच रहा है। तो कैसे काम नहीं हुआ है? हम बताते हैं। बिहार की स्थिति समझिए, रोड की स्थिति क्या थी कि जिस जगह पे जाने के लिए आधा घंटा लगना चाहिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए 3 घंटा लग जाता था। आज के हालात बदल गए। बिजली आना एक खबर हुआ करती थी, हम लोग बच्चे थे तो, कि पेपर में छपता था कि परसों की डेट को 2 घंटा के लिए बिजली आएगा। आज क्या हालत है? तो कैसे मान लें कि काम नहीं हुआ है? आखिरकार पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के अलावा हम लोग नागरिक भी तो हैं, इसी बिहार के, इसी भारत के। तो जो योजनाएं हम तक पहुंच रही हैं, वो हम कैसे मान लें कि बाकी लोगों तक नहीं पहुंच रही? मेरा एक सवाल है, कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा लग रहा है कि पूरा बॉलीवुड मय हो चुका है, कि जितने भी अभिनेता या अभिनेत्री हैं, चाहे वो सफल रहे या ना रहे, वो धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं और उनको टिकट मिलता जा रहा है, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना हो। ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग आप पर। देखिए, ये लोगों का आरोप है, और लोगों को स्वतंत्रता है कुछ भी सोचने की, कुछ भी कहने की। लेकिन हम ये कहीं से भी नहीं मानते हैं कि बीजेपी बॉलीवुड में हो रही है, क्योंकि इसको मतलब इस सेंटेंस में ही हमको कोई तथ्य नहीं लग रहा है कि बीजेपी बॉलीवुड में ही हो गई है। क्योंकि 2-4 लोगों से बीजेपी नहीं है। बीजेपी एक संगठन है, और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से है। 2-4 लोगों से न है, न कभी हो सकता है। बीजेपी में महिला को एक भी सीट नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और आप मंडी से दे देते हैं कंगना रनौत को। उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या लगता है कि वो डिजर्विंग थी वहाँ से, और ये बिहार की महिलाओं के साथ ये अन्याय बीजेपी ने क्यों किया है? देखिए, बिहार के महिलाओं के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और अच्छा किया आपने कि पूछ भी लिया। 40 सीटों में से एनडीए में 3 या 4 प्रत्याशी हमारी महिला हैं, लेकिन आप कहेंगे कि भाजपा ने नहीं दिया। तो देखिए, टिकट का जो वितरण होता है वो इस प्रकार से नहीं होता कि महिला है कौन पुरुष है। वो ग्राउंड रिपोर्ट आती है, कार्यकर्ताओं की डिमांड होती है और कार्यकर्ताओं की पसंद होती है। कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं उनको वहाँ पर आगे किया जाता है, और इसी प्रकार का है। और ये समीकरण आगे बदल भी जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, बिहार में बहुत सारी महिलाएं इतने मुखर होकर पॉलिटिक्स में आज से पहले नहीं थी, लेकिन अब आने लगी हैं, और ये भी देन भारतीय जनता पार्टी की है। तो आने वाले समय में ये नंबर भी बढ़ेगा, ये आंकड़ा भी बढ़ेगा, और आपको महिलाएं भी दिखेंगी। मतलब मैदान बिहार में में ऐसी कोई मजबूत नेत्री आपको नजर नहीं आई जिसको हम ऐसी टिकट बात दे सकें? ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए, बिहार की कड़वी सच्चाई है कि बिहार में हमको एक महिला ऐसे आप लाकर दिखाइए, या एक महिला का नाम बताइए कि जो डमी ना हो, जिनके पीछे उनके पिता अथवा उनके पति अथवा उनके भाई अथवा उनका परिवार ना हो, है ना। तो ये चीज़ बिहार में कमी रही है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिका नहीं रही है। आज से पहले, जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से एज अ कार्यकर्ता, एज अ पदाधिकारी और एज अ प्रत्याशी, जैसे आपने भी 2020 में देखा होगा, श्रेयसी सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से चीज़ें बदली हैं और उनके पिता भी बदलेंगी। राजनीति में थे पहले से। जी, तो यही हम कह रहे हैं कि कमी थी। बिहार में महिलाएं नहीं देखती हैं राजनीति को करियर के रूप में। तो ये चीज़ अब हम लोग बदल रहे हैं, और ये चीज़ आगे बदलेगी। लास्ट अंतिम सवाल, पवन सिंह, क्या लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़के फिर से बीजेपी में शामिल होंगे, या फिर ये नुकसान जो है आपको झेलना पड़ेगा उनके जाने का? देखिए, पवन सिंह जी चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, अब उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। एक अनुभव वो पालें, उनकी समझ थोड़ी प्रगाढ़ हो जाए, और उसके बाद अगर उनको सही लगे तो बेशक वो आए भाजपा में, भाजपा से जुड़े और थोड़ा सीखें, समझें, अपनी समझ को थोड़ा और प्रगाढ़ करें, और फिर दोबारा से अपनी किस्मत आजमाएं। इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। यानी कि दरवाजा खुला हुआ है उनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, राजनीति में कभी कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता है। अगर इंसान को सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और इंसान को अपनी गलती समझ आ जाए, उससे बड़ा कुछ नहीं होता, उससे बड़ा इंसान भी कुछ नहीं होता। तो गलती समझ ले, अब तो वो अपना अनुभव लेने निकल चुके हैं, अब तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो अनुभव ले ले, और उनको अगर समझ में आ जाए कि भैया भाजपा सही थी हमको लेकर, भाजपा सही कह रही थी कि हमको संगठन की समझ होनी चाहिए, हमको पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए, तभी चुनाव में जाना चाहिए, तभी चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये चीज़ वो समझ लें और आए, कार्यकर्ता के रूप में स्वागत है उनका।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर थी, आपने उनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।